नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रवि कुमार सिन्हा की कॉपी का अध्ययन करेंगे। मेंस की जो इन्होंने विजन में लिखा था, विजन आई इसके अंदर 23 दिसंबर 2012 को इन्होंने हिंदी मीडियम में लिखा है। हिंदी है इनका और इनकी 18वीं रैंक है यूपीएससी सीएससी 2021 के अंदर। दिल्ली इनका सेंटर मुखर्जी नगर में ही था और इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रवि कुमार सिन्हा ने अभी 2021 का जो रिजल्ट आया उसमें 18वीं रैंक अर्जित की है। उसके बाद हिंदी का जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार तरीके से सुधरा है। और सुनील कुमार धनवंता ने भी शायद 22वीं रैंक अर्जित की है। तो इन दोनों की कॉपियों का हम अध्ययन करेंगे और भी कई लड़कों की कॉपियाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लड़कों की डिमांड भी आ रही थी कि सर प्लीज़ हिंदी मीडियम के छात्रों की कॉपियाँ भी हमें बताया करो। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले भी, हमारा टारगेट तो मुख्यतः हिंदी मीडियम की कॉपी ही है, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है। विस्तृत तटरेखा और अनेक जल मार्गों के बावजूद भारत रेल और सड़क परिवहन प्रणाली से जलमार्गों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन करने हेतु अपनी क्षमता को सार्थक करने में क्यों असमर्थ रहा। कहना का मतलब ये है कि भारत के पास है ना, नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत अभी भी सड़कों के ऊपर और रेल के ऊपर ही डिपेंड है। जलमार्ग जो है उसके ऊपर अभी तक क्यों इतना विकास नहीं हो पाया, जलमार्गों को अभी तक परिवहन का साधन क्यों नहीं बना पाए हैं? क्योंकि आपको जानते हो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं और विस्तृत तटमार्ग हमारे पास 7,516 किलोमीटर की करीब तटरेखा है। इधर पश्चिम के ऊपर 5 राज्य है, उत्तर पूर्व में 4 राज्य हैं। तो इसमें देखो इन्होंने सबसे पहले मैपिंग भी अच्छे से कर ली है। तटरेखा 75 किमी इन्होंने बता दिया है और नदियों के बारे में बता दिया। प्रायद्वीप की नदियाँ गोदावरी कृष्णा कावेरी है, ठीक है ना। वो ऊपर यहाँ गंगा नदी तंत्र बता दिया, ऊपर सतलज वाली नदियाँ बता दी इन्होंने, इधर ही ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है वो बता दी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन। मेरे अनुसार क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर सारे संदर्भों को लिख देते हो और अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हो। राइटिंग इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। कई लड़के बताएंगे सर मेरी राइटिंग ये गलत है। राइटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। राइटिंग अगर अब सुधारी भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो बच्चन में जैसी राइटिंग जिसकी होगी बचपन में उसकी राइटिंग वैसी ही होगी। प्रेजेंटेशन को आप बहुत अच्छे से सुधार सकते हो। इन्होंने अच्छे से प्रेजेंट कर लिया है। सेकंड चीज़, इन्होंने भूमिका लिख दी। देखो यहाँ तटरेखा की बोला तो 7500 किमी तटरेखा बता दी और नदियों का संचालित तो यह नदियाँ भी इन्होंने बता दी। अब इन्होंने बताया हुआ है कि क्षमता का सार्थक प्रयोग क्यों नहीं हुआ। भाई यूँ है कि ऐसे होता है कि क्षमता का सार्थक प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। परिवर्तन करने तो क्षमता को सार्थक करने में क्यों असमर्थ रहा, तो क्यों नहीं हो पाया, असमर्थ क्यों रहा, ये भी लिख सकते थे। तो इसके 3-4 पॉइंट ही बता देंगे। जैसे पहली है नदी बहाव प्रवृत्ति का अनियमित होना। भारत के अंदर मानसून क्या है, अनियमित होता है। अगस्त के अंदर तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जनवरी में बहुत कम होती है। तो अगस्त में इन्होंने देखो, ये तथ्यात्मक बनाओ, क्वेश्चन को तथ्यात्मक बनाओ। सीधे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, अगस्त में 55,000 क्यूसेक पानी की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं लिखना है। बस लिख दिया अगस्त में 55,000 क्यूसेक हो गया और जनवरी में 1800 क्यूसेक हो गया। नीचे अभी फरक्का रूप से, फरक्का में जो जलमार्ग का काम चल रहा है तो उन्होंने फरक्का भी बता दिया। बिल्कुल जो तथ्यात्मक क्वेश्चन बनाना है और अच्छे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दबा दबा के तथ्य डालने हैं। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा भरना है, सब सीमा के अंदर ही भरना है, ठीक है। लेकिन राइटिंग की टेंशन नहीं। अब ये रवि कुमार सिन्हा की अभी राइटिंग देख रहे हैं ना, पीछे जाओगे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अल्प उपयोग है, तो कुल मात्रा का 70 से 80% हम कार्य जो है सड़कों से ले लेते हैं और 18% रेल से हो जाता है। अब पीछे 1% ही हम कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह की इसमें सार्थक होने को बाधा है, कारण है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की नीति हमारे पास प्रभावी नहीं है, योजना का भी अभाव है, ना तो नीति है ना योजना है, यहाँ इन्होंने दिखा दिया है। अंतर्राज्यीय विवाद बहुत ज़्यादा है, जैसे कावेरी नदी के ऊपर विवाद हो रहा है, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर विवाद हो रहा है, गंगा नदी, यमुना नदी, सारे नदियों के ऊपर विवाद हो रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। इसका एक कारण ये भी है, जो प्राकृतिक कारण है कि जो आप जानते ही होंगे कि ये उत्तर भारत प्रायद्वीपी नदियाँ, प्रायद्वीपी नदियाँ क्या है कि ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, तो वहाँ पे वैसे भी जलमार्ग की संभावना कम होती है, क्योंकि नदियों में जो फॉल होते हैं, वाटरफॉल वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वाटरफॉल होगी तो वहाँ पे वैसे भी आप जलमार्ग के रूप में उपयोग नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ नदी जल विवाद में कावेरी नदी विवाद भी इन्होंने बता दिया है। बाकी 2-4 पॉइंट और 4-5 पॉइंट लिखोगे तो काफ़ी। इन्होंने 7 पॉइंट लिखे हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर है, नदी गहराई में कमी है, अवसरचनाएँ बाधाएँ हैं, जैसे कठोर चटनाएँ हैं जो भी प्रायद्वीप पार्ट में, ये मैं इसी की चर्चा करना चाहता था। इन्होंने अब आगे की राह बता दी कि सरकार को कैसे क्या कार्य करना चाहिए, जैसे कि ये नदियों को आगे प्रमोट करके, जैसे मोदी सरकार की अच्छी नीति है अभी कि नदी जल मार्गों को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए अभी 100 से ज़्यादा, शायद 104 राष्ट्रीय राजमार्ग नदियों के जो घोषित किए हुए नदी जल के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद अभी जो नेशनल हाईवेज है, 6 नेशनल हाईवे है, उनका बराबर कार्य चल भी रहा है और बाकी काफ़ी को घोषित किया है। अब आगे देखेंगे आगे की राह क्या है। आगे की राह में इन्होंने बताया कि योजना व नीति
एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना। अब इसमें देखो, ये पूरा वाक्य नहीं पढ़ना, इन्होंने इतना ही लिखा कि योजना और नीति एकीकृत और समन्वित होनी चाहिए। आगे वाला अपने आप समझेगा, चेक करने वाला, क्योंकि ये रवि कुमार सिंह आगे इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि कॉपी में कंटेंट वो देख लेते हैं और ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि इन्होंने जो चीज़ पूछी हुई है संदर्भ पूरे हुए हैं कि नहीं है, और दो चार पॉइंट अगर बड़े ढंग के लिखे हुए कि नहीं लिखे। अब आगे की राह में दो चार पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई काम के नहीं होते, लिखने को तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक जैसे योजना और नीति एकीकृत और संबंधित होनी चाहिए, तो ये एकदम सटीक लिख दिया इन्होंने। और नीचे इन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना। अब इसमें मैंने बताया 104 के करीब जलमार्गों को शामिल किया जा चुका है। दूसरा, इन्होंने तकनीक की बात की, तकनीक अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि गहराई मापक संवेदकों का विकास हो सके, ताकि पहले से पता हो जाए कि नदी के अंदर गहराई कितनी है, तो आगे से जलमार्ग बढ़िया काम करें। और अंतर्राज्यीय समन्वय भी होना चाहिए। इसमें नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद में संवाद हुआ, इसके बारे में चर्चा कर ली है। आगे के राम में ये इन्होंने चर्चा की है। अब बात करें उपयुक्त प्रयासों के साथ पीएम गति शक्ति योजना मिशनों। अब पीएम गति शक्ति योजना क्या होती है कि जिसमें भी है ना, नदी मार्ग है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, बंदरगाह है, इन सबको जोड़ के कनेक्टिविटी के रूप में एक किया जाए। तो ये इन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय और अंतर मंत्री समन्वय की मल्टी मॉडल संरचना का विकास भी होना चाहिए। और यूरोपीय देशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे राइन नदी तंत्र हैं, वहाँ से हम सीख रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड है, भारत की समृद्धि क्षमता संबंधी अवरोधों को व्युत्क्रमित करने के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक की स्थापना के कदम की अपनी स्वाभाविक चुनौतियां होगी, चर्चा करें। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भारत में क्या होता है कि बैंक है ना, बैंकों को वित्त देने की सीमाएं होती, बैंक सबको वित्त नहीं दे सकते, और बैंकों में एनपी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो अवसंरचना, जैसे रेल है, सड़क है, ये नदियां हैं, बंदरगाह हैं, ठीक है ना, और भी अवसंरचना में जैसे स्कूल है, चिकित्सा है, इनको कैसे मजबूत किया जाए, पुल का निर्माण कैसे हो, इसके लिए क्या है कि एक अलग से बैंक की स्थापना की स्वाभाविक चुनौतियां, मतलब ये बताना चाहते हैं कि अलग से एक बैंक की स्थापना कर दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि वित्त पोषण तुरंत हो जाए। नहीं तो बैंकों के पास होता ही नहीं है, निजी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है ज़्यादा, सरकार को खर्च करना पड़ता है, और सरकार की कुछ सीमाएं होती है, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी वब्सिडी देनी पड़ती है, तो उनके पास इतना धन नहीं होता, हर साल बजट घाटे का होता है, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा, राजस्व घाटा ज़्यादा, तो ये इसी में कह रहे हैं। तो एक बैंक की स्थापना की है, जैसे विकास बैंक बता रहे हैं कि विकास बैंक की स्थापना को मंजूरी दी है, रवि कुमार सिंह आप बता रहे हैं, ठीक है, दी है। अब इसमें क्या जरूरत क्यों है, पहली चीज़ है कि इसकी जरूरत क्यों रही, तो जरूरत इसलिए है कि देखो, बैंकों का बढ़ता है, या लिख दिया बैंकों का बढ़ता एनपीए है, निजी प्रतियोगिताओं की इच्छा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में अवसंरचना में 2030 तक $4.5 ट्रिलियन निवेश की जरूरत भी है। तो इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण आप अच्छे से पढ़ा करो, उसमें भी जो भी डाटा होता है उसको यहाँ जरूरत में डाल दो भाई। अवसर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक की स्थापना कदम में चुनौतियां हैं। तो भाई इसकी पहली चीज़ है जरूरत क्या है, दूसरी चीज़ हम चुनौती चर्चा करेंगे, क्योंकि संदर्भ को विस्तृत करना पड़ेगा आपको। संदर्भ का मतलब होता है जितने आप अलग अलग डायमेंशन खोल सकते हो ना क्वेश्चन की। अन्य फंड है, जैसे बीमा पेंशन की सीमाएं हैं, दीर्घकालीन वित्त पोषण का खतरा अधिक है। सेकंड है बैंकों के समक्ष चुनौतियां। अब बैंकों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, अच्छा, इस बैंक की समक्ष चुनौती है, जो ये वित्त पोषण विकास बैंक अलग से खोल देंगे, तो इसमें चुनौतियां हैं कि अवसंरचना का प्रभाव विश्लेषण और भविष्य की लाभप्रदता की जांच का कठिन कार्य है। अब कई लड़के ये बोलेंगे कि सर बहुत तेज बोल रहे हैं, तेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़वाने हैं आपको, ठीक है, तो उसके लिए तेज बोलना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही तेज लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड कम कर लो, ये भी आपके सामने ऑप्शन है। क्यों आप ये चाहते हो भाई आधा घंटा पौन घंटा में पूरा पेपर रवि कुमार सिंह की कॉपी हम पढ़ा दें आपको, ठीक है, और आवाज़ भी कम हो जाए और तेज़ भी ना हो, तो ये नहीं हो, पॉसिबल नहीं होगा। नहीं तो क्या है, 4-5 घंटे 2-3 घंटे खींचेंगे आप। बाकी वाले जितने भी कोचिंग में जो यूट्यूब पे पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत लंबे तरीके से पढ़ाया जाता है, या पूरा नहीं पढ़ाया जाता, आपको अधूरा पढ़ा के आपको छोड़ दिया जाता है, ऊपर ऊपर से पॉइंट बता दिया जाता है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ो। अब सेक्टर आधारित असमानता है, कुछ सेक्टर को अधिक ऋण मिलता है, विशेषज्ञ पेशेवरों की कमी का मुद्दा है, जैसे बैंक में ये चुनौती आ रही है। भारत की क्रेडिट रेटिंग का मुद्दा हो गया, अन्य मुद्दे हैं। क्रेडिट रेटिंग मतलब इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो है ना, क्राइसिल और करती है, क्राइसिल ने बहुत कम किया, तो फिर निजी क्षेत्र यहाँ विदेश में निवेश हमको मिलता नहीं है। अन्य मुद्दे भूमि अधिग्रहण है, पर्यावरण है, अवसंरचना क्षेत्र को लंबित वाद न्यायालय है, तो ये तो बिल्कुल ट्रिब्यूनल की बात की जाती है। 3 मुद्दे तो बहुत ही नॉर्मल थे, हर कोई लिख के आता है, इन्होंने भी लिख दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट संदर्भ में आगे गिरा में इन्होंने 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दी। मतलब कि अब इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि इस बैंक की स्थापना सार्थक हो और प्रभावी हो, सक्सेस हो। बैंक की स्थापना करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बैंक की स्थापना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस बैंक को सार्थक रूप से कैसे चलाया जाए, कैसे वो वित्त पोषण करे, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, और हमारा जो अवसंरचना क्षेत्र हो कैसे मजबूत हो। तो ये 4-5 चीज़ों के लिए आगे गिरा है कि इन्वेस्ट और रिट्स जैसे तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए, प्राप्त स्वायत्ता और कुशल कार्यबल की भर्ती करनी चाहिए, आर्थिक समीक्षा 2018 के न्यायालय लंबित कम करने को सुझाव देना चाहिए, जो न्यायालय में जो लंबित मामले उसको कम किया जाए,
कोर्ट और ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना, जो इन्हें समन्वय करना चाहिए। कोर्ट को ये बोलना चाहिए भाई अगर ट्रिब्यूनल ने कोई निर्णय दे दिया तो वो अंतिम निर्णय होना चाहिए, उसमें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और प्रभावी पर्यावरणीय मंजूरी व्यवस्था का गठन करना चाहिए। अतः सतत विकास लक्ष्य 9, देखो ये कितना जबरदस्त लिखा है इन्होंने, सतत विकास लक्ष्य 9 से कनेक्ट किया। 17 सॉरी जो SDG 17 है 2015 से 2030 के मध्य, इनको क्रियान्वित करने के लिए, और ये जो 17 टारगेट है 169 लक्ष्य हैं, इनमें आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। और ये कहाँ यूज़ करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में यूज़ करना चाहिए, जो अवसंरचना संबंधित ही था और इन्होंने यहाँ यूज़ कर लिया तो मतलब जान आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, क्या आ जाती है, जान आ जाती है। भारत में वर्तमान उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करते हुए इस संदर्भ में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करो। भाई जो सब्सिडी दी जा रही है ना अभी, उसमें मुद्दे क्या है, मतलब इसमें चुनौतियाँ क्या हैं कि सब्सिडी की चुनौती है कि ज़्यादा सब्सिडी देते हैं ना तो लोग क्या है कि कामचोर हो जाते हैं। अगर आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी तो आप काम ही नहीं करोगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, अगर सरकार सब्सिडी ज़्यादा देगी तो ये अवसंरचना में खर्च कैसे कर पाएगी, पैसा तो एक लिमिटेड होता है, एक क्षेत्र में दे सकते हो। दूसरी बात है, तीसरी बात ये, सब्सिडी ज़्यादा दोगे ना, जैसे अब दिल्ली के अंदर है, लाइट फ्री है, पानी फ्री है, कभी मोदी सरकार, कभी ये कांग्रेस है, किसानों से वादे करते ऋण फ्री दे दिया, उद्योगपतियों को पूरा कोलेट्रल फ्री कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, धन की कमी हो जाती है, रेटिंग हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, कोई लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, पैसे डूब जाते हैं, कभी कभी मंदी की स्थिति आ जाती है, कभी ज़्यादा पैसे अगर खर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो जाएगी, ये चीज़ें होती है। तो सब्सिडी को एक क्या तर्कसंगत बनाना चाहिए, कितनी सब्सिडी आती है उतनी ही सब्सिडी दो। सब्सिडी ज़्यादा दोगे तो वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर आपको लाइट के अंदर सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिल गई तो लोग फालतू में लाइट जला देंगे, तो फिर सभी को मिल नहीं पाएगी। पानी के अंदर सब्सिडी जैसे खेतों में बहुत ज़्यादा दी जा रही कि पानी का बिल नहीं आएगा, तो ऐसे ही फालतू में पानी गिरता रहता है। तो यही है कि भाई ये मुद्दे हैं, सब्सिडी संबंधी मुद्दे हैं, इन संदर्भ में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करना। तो इसमें 2 संदर्भ भी खुल रहे हैं, पहले भूमिका लिखो, फिर नीचे प्रस्तावना लिखनी है। बीच में अगर मैपिंग है या वेन डायग्राम बनाना चाहते हो, जैसे इन्होंने वेन डायग्राम ये मुद्दे के लिए वेन डायग्राम बना दिए, तो वेन डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, कभी पॉइंट टू द पॉइंट लिख दो, कभी है ना ये वेन डायग्राम के लिख दो, कभी डायग्राम दूसरे तरीके से बना सकते हो, 4-5 तरीके डायग्राम। मैं अभी क्या है कि आपको बना के बता नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़ोन में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं जल्दी टैब लूँगा, टैब के बाद आईपैड में आपको पूरा चीज़ हर चीज़ अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सब्सिडी में सबसे पहले तो ये इन्होंने भूमिका लिख दी है, भूमिका के बाद ये मुद्दे इन्होंने बता दिया, आर्थिक मुद्दे हैं, बढ़ता सब्सिडी बिल है 60,000 करोड़ का। देखो ये तथ्य, मैंने आपको तथ्य अभी नहीं बताए थे, लेकिन इन्होंने तथ्य लिखा, ये टॉप कर रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे। इसका मतलब हम अभी कमजोरी फील कर रहे हैं, हमारे पास इतने प्रॉपर नंबर नहीं आ रहे हैं। पर्यावरण मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण मुद्दे में सब्सिडी है तो सस्ती उर्वरक हो जाता है, और भूमि व जल प्रदूषण हो जाता है। मैंने बोला जल प्रदूषण हो जाएगा, अधिक भूमि जल गिरेगा, N2 उर्वरक बहुत ज़्यादा होगा तो जो निक्षालन होगा भूमि के अंदर, अनुर्वरकता बढ़ जाएगी। N2 जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बोला ना, अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होनी चाहिए। भूमि की अम्लता में वृद्धि की समस्या भी हो जाएगी, ठीक है। संस्था को नैतिक मुद्दे भी, अधिक उपयोग का बड़ा होगा, लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और चोरी भी होने लग जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, सस्ता होगा तो कहीं और देश में बेचेंगे और चोरी की संभावना बढ़ जाएगी, स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अन्य मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं, भूमि अवनयन हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। देखो जल प्रदूषण 2 जगह लिखा है, जल भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो आपको 2 जगह रिपीट नहीं करना है। कभी कभी टॉपर भी जो गलतियाँ करते हैं वो भी मैं दिखा सकता हूँ, 2-4 जगह क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। समावेशी सतत विकास की ये समस्याएं। सुधारों के प्रयास क्या हो, सुधारों के प्रयास में भाई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए, मतलब डीबीटी को लागू करना चाहिए। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट खाते में डालना, ठीक है। डायरेक्ट खाते में डालने से बीच वाली जो भी लिंकेज है वो समाप्त हो जाएंगे। ओपन सब्सिडी की बजाय जरूरत आधारित सब्सिडी होनी चाहिए। ओपन मतलब सबको सब्सिडी दो, नहीं, जिसको जरूरत है उसी को सब्सिडी दो। जैसे भू जो बिजलीकरण होना चाहिए, किसी के पास जरूरत कितनी है, इसमें अगर डिजिटल रूप से हमारे पास आ जाएंगे ना तो हम जान भी सकते हैं उसको सब्सिडी कितनी है। फसल मानचित्र होना चाहिए, फसलानुसार सब्सिडी वितरण होना चाहिए। नीम कोटेड यूरिया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे नवाचार पूर्णतः लागू किए जाने चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक कृषि को प्रोत्साहन होना चाहिए। जैविक कृषि व जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन होना चाहिए। जीरो बजट कृषि नेशनल जो है वो सुभाष पालेकर लाए थे, और ये शायद कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें क्या होता है कि आप कृषि में बीज जो होते हैं डायरेक्ट छिड़क देते हो ना, तो आपको यहाँ ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है कि कृषि का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, इसलिए जीरो बजट बोला जाता है इसको। और नेचुरल हो जाएगी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से ऐसे छिड़काव कर लिया और वहीं पर हो जाए कृषि। और जैविक कृषि को प्रोत्साहन, जैविक मतलब NPK है उसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत जो गोबर वाला होता है ना यूरिया, उसका भी प्रोत्साहन करना चाहिए। इस प्रकार सतत कृषि व राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप जागरूकता सर्जन व किसानों को विस्तार दे सेवाएं देकर उर्वरक सब्सिडी पर रोक लगाई जानी चाहिए। और बहुत ही शानदार इन्होंने निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया है।
बाद में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि की आवश्यकता की पहचान करते हुए चर्चा कीजिए कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि का मतलब होता है कि जलवायु के अकॉर्डिंग कृषि होती है। जिस क्षेत्र की, जैसे अगर रेगिस्तान क्षेत्र है तो उसके अनुकूल खेती होनी चाहिए। पंजाब है, वहाँ पानी है तो पानी के अनुकूल खेती होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पानी बहुत कम है लेकिन वहाँ पर भूमि के अंदर से पानी निकाल के और खेती की जाती है और बहुत ही सीमित समय में पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जलवायु प्रत्यास्थ कृषि की आवश्यकता है, इसकी चर्चा करनी की जलवायु प्रत्यास्थ कृषि की आवश्यकता पहचान करते हुए इसकी चर्चा करनी है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है जलवायु प्रत्यास्थ कृषि कैसे। जैसे आप यहाँ विदर्भ क्षेत्र देखते हैं, विदर्भ तो महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जलवायु प्रत्यास्थ कृषि नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कृषि की जाती है उसके अकॉर्डिंग पानी खत्म हो जाता है, बारिश प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। वो क्षेत्र कपास की खेती के अनुकूल नहीं है, लोगों को कपास खेती वहाँ कर ली जाती है। वो क्षेत्र चावल जो गेहूं की खेती के काबिल नहीं है, लेकिन वहाँ पानी नीचे से निकाल कर गेहूं की खेती करने का प्रयास भी किया जाता है। तो इस प्रकार ही जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के बारे में मैंने आपको बताया। इन्होंने यहाँ भूमिका लिख दी है। भूमिका लिखने के बाद आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता के संदर्भ में देखो ये तथ्यार्थ बनाए 15 से 20% आर्थिक जरूरत के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2019 का प्रयोग किया है। पर्यावरणीय जरूरतों में देखो 1951 से 2015 की रिपोर्टों की इन्होंने चर्चा की, 0.7% की वृद्धि हुई है। हालिया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, देखो यह आर्थिक समीक्षा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये बहुत ही जबरदस्त ढंग से पढ़ते हैं ना, डीपली, जब जाके ये पॉइंट निकलते हैं टू द पॉइंट, नहीं तो ऐसे नहीं आते हैं। मानसून पैटर्न में बदलाव है, भूमि निम्नीकरण 30% और जल प्रदूषण के खतरे हो गए। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक जरूरतें, सामाजिक जरूरत, ये प्राप्त करने के उपाय क्या होने चाहिए, ये देखो संदर्भ को इन्होंने विस्तारित किया। उपाय के बारे में देखो यहाँ कैसे डायग्राम के माध्यम से बता दिया, नवाचारी पद्धति कैसे उपयोग है और 4-5 चीज़ें बता दी। जीरो टिलेज होना चाहिए, मल्चिंग होनी चाहिए, फसल विविधीकरण होना चाहिए, पर्माकल्चर है, एक्वाकल्चर है, संस्था के तंत्र और नीति व्यवस्था के संदर्भ में बता दिया है, तकनीकी हद से बताया है, किसान पक्ष हैं, और उसके बाद निष्कर्ष लिखा है। तो इस प्रकार आप अगर देख सकते हो टॉपर्स कैसे लिखते हैं। मैं आज रवि कुमार सिया के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके सामने, और बाकी वाले आगे कंटिन्यू जारी रहेंगे ताकि वीडियो भी सीमित रहे 20 मिनट तक। मेगा फूड पार्कों को भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चरण समझा गया था, लेकिन उनकी प्रगति अभी भी अवरुद्ध है। मेगा फूड पार्क होते हैं ना, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चरण समझा गया था, लेकिन इसकी प्रगति अभी भी, इसमें अभी भी वो सुधार नहीं हुए थे जितना हमने सोचा था। तो इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले थे कि इसके लाभ क्या होंगे, तो लाभ बता दो। प्रधान एक हब एंड स्टॉक मॉडल के तहत मेगा फूड परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था पीएम किसान संपदा योजना के तहत। तो ये भूमिका के अंदर सरकार की योजना बता के आगे चालू किया गया, बहुत शानदार है। अब इसके लाभ क्या क्या होने वाले थे, कितना ज़बरदस्त बना दिया है। देखो बाजार, निर्यात उद्योग है, अवसंरचना, मेगा फूड पार्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेक्टर है, ठीक है ना, पीपीसी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है। इसके बारे में इन्होंने खुल के बता दिया है। इतना पूरा प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो टीचर होगा या जिसने डीपली पढ़ा होगा वही इसको समझ पाएगा। लाभ क्या है, इसके लाभ भी इन्होंने बता दिए हैं। जब पोस्ट हार्वेस्टिंग हानि रोकना होगा, किसान रोजगार मिल जाएगा, फसल मूल्यवर्धन होगा, आजीविका ZX बढ़ जाएगी, आधुनिक समाज है की आवश्यकता की पूर्ति होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने ये लाभ बता दिए। इसमें देखो यहाँ पूरा खुल के नहीं लिखा जा रहा, ना ही इनमें कोई पैराग्राफ लिखा जा रहा, पॉइंट टू पॉइंट लिखा जा रहा है, और नॉर्मली आधे अधूरे किसान रोजगार निकाल के लिख के छोड़ दिया है। तो ये इन्होंने टॉप किया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो कि अपन को भी ऐसा लिखना है। प्रगति और सीमाएं क्या है, अगस्त 2021 तक स्वीकृत 38 में से केवल 22 पार्क संचालित। अब देखो इसमें से ये चुनौतियां बता रहा है, देखो प्रगति और सीमाएं की चुनौतियां बता रहा है। 50 एकड़ जमीन आवश्यक है, जब 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण में देरी हो जाती है। 3 माह में परियोजना समाप्ति की कठोर सीमा है, 30 माह में, कि 30 माह में परियोजना को समाप्त करना है। भूमि पर ऋण लेने पर रोक है, राज्यों द्वारा मंजूरी में देरी है, कठोर विनियमन है, कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति है। अब इसमें सुधार क्या हो, तो आगे गिराव इन्होंने बता दिया है कि देखो ये सारे के सारे संदर्भ खोल रहे हैं अलग अलग। कई लड़के मैं कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ तो वो नहीं खोल पाते हैं। जमीन पर रेट को स्वीकृत देना है, कठोर समय सीमा में लचीलापन है, पीपी मॉडल का प्रभावी प्रयोग है, विकेंद्रित मॉडल का प्रयोग है, इस प्रकार ही बताया हुआ है। और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष दे दिया, देखो कितना अच्छा निष्कर्ष दिया हुआ है। केंद्रीय कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थान है, विकेंद्रित तत्व है, प्रसंस्करण नीति है, ये सारे के सारे इन्होंने बहुत डीपली जाके और गहन रूप से, मतलब एक रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, निबंध में तथ्यों का इतना भरमार होना चाहिए जिससे निबंध सार्थक हो जाए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मेरे को तो बहुत ही शानदार लग रहा है। इनकी कॉपियाँ पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ के ही टॉपर्स बना जा सकता है। तो आप भी कंटिन्यू
मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको टॉपर्स की कॉपी आप की डिमांड रहेगी, मेरे को पास अच्छे अच्छे कमेंट आते रहेंगे तो मैं कंटिन्यू डेली टॉपर्स की कॉपी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे तो टॉपर्स कॉपी पढ़ना सबसे अच्छा लगता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। और आप कहोगे आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बिल्कुल, इसकी PDF भी है और कॉपी है, सब मैं आपको सबमिट करता रहूँगा। जैसे ही मैं इसके 20 क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा शायद PDF भेज दूंगा, और अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही तो आपको उससे पहले भी प्रोवाइड टेलीग्राम ग्रुप में करवा दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अगर व्यू ज़्यादा आते हैं, कमेंट ज़्यादा आते हैं, लाइक ज़्यादा आते हैं तो भी मैं भी आगे कंटिन्यू जारी रखूँगा। जब व्यू ही कम आएंगे तो मैं, आप भी जानते हो, तो फिर इतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए होंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ऐड करो, उसमें आप खुद ऐड कर सकते हो। तो 1000 का लमसम ग्रुप बन चुका है हमारा टेलीग्राम में। वहाँ से अगर आप लंबा ग्रुप बनेगा तो हम क्या होगा कि उसमें जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपना वीडियो डालूंगा तो लोगों के पास ज़्यादा पहुँच पाएगा। शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों से भी शेयर करवाइए। और ये व्हाट्सएप पे आप अगर स्टेटस रखना चाहते हैं तो इनको स्टेटस रखिए ताकि लोगों को ज़्यादा पहुँचे और देखे जाए। थैंक यू दोस्तों।